हेलो दोस्तों, मैं अनुपम शर्मा आज फिर ACF के पेपर 2017 में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है उसको आगे बढ़ाते हुए, जहाँ तक हमने पिछली क्लासों में डिस्कशन किया था और उसको आगे बढ़ाते हुए अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन को देख रहे हैं। और वो है, मैं जो सेट यूज़ कर रहा हूँ, मैंने आपको पहले बताया, मैं जो सेट यूज़ कर रहा हूँ वो सेट ए है। और सेट ए में जो केमिस्ट्री वाला पोर्शन है वो स्टार्टिंग से ही है, तो हम लोग ने 12 क्वेश्चन तक का डिस्कशन कर लिया था। अब हम लोग यहाँ पे 13वें क्वेश्चन से और आगे का डिस्कशन शुरू करेंगे और देखेंगे कि इसका आंसर क्या होना चाहिए सही और कौन से ऑप्शन इसमें सही नहीं हो सकते हैं। तो मैं क्वेश्चन नंबर 13 को पढ़ दे रहा हूँ आपके लिए। पेपर तो आपके पास होगा तो आप वैसे भी कर लेंगे। बोला है कि पोर्टलैंड सीमेंट में निम्न में से कौन उपस्थित नहीं है। इंग्लिश में देखा जाए तो पोर्टलैंड सीमेंट डज नॉट कंटेन। देखिए, पोर्टलैंड सीमेंट आप जानते हैं कि सीमेंट को सबसे पहले जो खोज हुई थी वो ऑस्फिडिन नामक वैज्ञानिक ने की थी और इन्होंने जो सीमेंट बनाया था उसको उन्होंने पोर्टलैंड नाम इसी का दिया कि इंग्लैंड का एक शहर है पोर्टलैंड, जहां की जो मिट्टी होती थी, जो चट्टानों से जो टूट के जो बनता था पाउडर, वो बिल्कुल सीमेंट जैसा होता था दिखने में, लुक लाइक्स। तो उसके बेस पे इसका नाम पड़ गया पोर्टलैंड सीमेंट। तो पोर्टलैंड सीमेंट जो हम पढ़ते हैं, सीमेंट बेसिकली सीमेंट में पोर्टलैंड सीमेंट जो है वहां से इसकी खोज हुई थी। पोर्टलैंड मतलब वो शहर में जो था उसके जैसे दिखता था मिट्टी जो पोर्टलैंड शहर की थी, तो उसको नाम दे दिया गया पोर्टलैंड सीमेंट, क्योंकि सीमेंट एक पाउडर के फॉर्म में होता है जिसको बनाने के लिए अलग अलग प्रोसेस इस्तेमाल किया जाती है, ड्राई प्रोसेस, वेट प्रोसेस। इसको हमने डिटेल में अपने वीडियो में बताया है, अगर आप देखना चाहेंगे तो उसको डिटेल में आप वहां पे देख सकते हैं मेरे वीडियो में। पर मैं यहाँ पे केवल क्वेश्चन को डिस्कशन की अगर मैं बात करूं तो इसमें इसके कंपोजिशन में अगर हम देखें तो कंपोजिशन में जो कैल्शियम सिलिकेट होता है वो तो प्रेजेंट होता ही है, और कैल्शियम जैसे पहला ऑप्शन दिया है Ca2SO4 SiO4, ये तो कंपाउंड होता ही है उसमें, पोर्टलैंड सीमेंट की बात कर रहे हैं। फिर CaSiO3 कैल्शियम सिलिकेट, ये भी होता है, और Ca3Al2O3 ये कैल्शियम ऑक्साइड और एल्यूमिनियम का ऑक्साइड है, ये भी होता है उससे प्रेजेंट। कैल्शियम फॉस्फेट ये जो कंपाउंड है ये पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं होता, ध्यान दीजिएगा दोस्तों, ये पोर्टलैंड सीमेंट में नहीं होता। कैल्शियम फॉस्फेट, कैल्शियम फॉस्फेट का जो फॉर्मूला है आपके पास में Ca3PO4 का होल ट्वाइस, ये कंपाउंड अब के सीमेंटों में डला हुआ होता है। तो कैंडिडेट टू कंफ्यूजन होता है कि ये कैल्शियम फॉस्फेट तो होता है सीमेंट में, पर ये मॉडर्न जो सीमेंट है, अभी के सीमेंट है, उनमें ये कंपाउंड डला होता है। प्रीवियस जो हम बात कर रहे हैं वो एक्चुअली में क्वेश्चन आपका पूछा है कि पोर्टलैंड सीमेंट में ये उपस्थित होता है कि नहीं होता, तो पोर्टलैंड सीमेंट में ये कंपोनेंट नहीं डला था। तो इसमें जो आंसर सही होगा, बेस्ट ऑप्शन जो होगा 13 क्वेश्चन का जो सेट ए का, वो होगा आपका डी वाला, मतलब ये कंपाउंड नहीं डला होता। वो पूछा कि कौन उपस्थित नहीं होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों, ये तो फैक्ट वाला क्वेश्चन था, इसमें कोई कॉन्सेप्ट तो लग नहीं रहा था, आपको अगर याद होगा तो आप इसको बना पाएंगे। अब आते हैं दोस्तों इसके नेक्स्ट क्वेश्चन में, और वो है क्वेश्चन नंबर 14, और वो है आपका कॉपर पायराइटिस का सांद्रण इस विधि द्वारा किया जाता है। अगर मैं इंग्लिश में पढ़ूं तो कॉपर पायराइटिस इज कंसंट्रेटेड बाय द मेथड। देखिए, कॉपर पायराइटिस जो होता है वो एक अयस्क होता है कॉपर का, उसका अगर फॉर्मूला देखा जाए तो क्या होता है, CuFeS2, ये है कॉपर पायराइटिस का फॉर्मूला। तो कॉपर पायराइटिस एक अयस्क है। अयस्क किसको बोलते हैं, मैं जस्ट ब्रीफ में आपको बताता हूं। अयस्क वो कंबाइंड फॉर्म होता है मेटल का जिससे कि मेटल का हम प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन करते हैं। प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन करने का मतलब है लाभपूर्वक निष्कर्षण करते हैं। लाभपूर्वक निष्कर्षण का मतलब ये होता है कि हम इनपुट कम लगाएं और आउटपुट ज्यादा प्राप्त करें, इसको हम लोग बोलते हैं प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन। तो प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन हम लोग करते हैं इससे। तो अयस्क एक होता है और एक होता है खनिज, दोनों ही मेटल के कंबाइंड फॉर्म है, दोनों ही मेटल के संयुक्त रूप हैं धातु के, पर हम अयस्क से धातु का निष्कर्षण करते हैं, खनिज से नहीं करते। तो क्या डिफरेंस होता है अयस्क और खनिज में? डिफरेंस केवल उनके परसेंटेज का होता है। किसकी परसेंटेज का? जिस धातु का आप निष्कर्षण कर रहे हैं। तो मिनरल्स जो होते हैं वो ऐसा कंबाइंड फॉर्म है मेटल का जिसमें मेटल का परसेंटेज जो होता है वो 40 से कम होता है। तो 40 से कम मेटल का जो कंपोजिशन होगा किसी में कंबाइंड फॉर्म नेचर में, वो कहलाएंगे मिनरल्स। और जो होते हैं
वो कंबाइंड फॉर्म होता है मेटल का जिसमें कि 40% से अबव जो होती है वो मेटल प्रेजेंट होती है। तो जब हम निष्कर्षण करेंगे, जब हम एक्सट्रैक्शन करेंगे मेटल का, तो हमेशा हम 40% से ज्यादा वाले से कंसंट्रेशन वाले मेटल वाले उससे करेंगे, कंपोजिशन से करेंगे। अब उस 40% से ज्यादा कंपोजिशन वाले मेटल जिसमें प्रेजेंट होंगी उसको हम लोग क्या बोलते हैं? ओर। तो एक बड़ी पॉपुलर डेफिनेशन है, पॉपुलर एक स्टेटमेंट होता है, दिया था ऑल ओर्स आर मिनरल्स बट ऑल मिनरल्स आर नॉट ओर। मतलब सारे के सारे जो खनिज होते हैं, सारे के सारे अयस्क जो होते हैं वो खनिज हैं, पर सारे के सारे खनिज अयस्क नहीं होंगे। केवल वही खनिज अयस्क बनेंगे जिनमें 40 या उससे अधिक प्रतिशत धातु की उपस्थित होगी। तो कॉपर के बहुत सारे वैसे फॉर्मूले हैं, बहुत सारे मतलब वो है कंबाइंड फॉर्म है नेचर में, पर हम जिससे प्रॉफिटेबल एक्सट्रैक्शन करते हैं वो है कॉपर पायराइटिस, जिसका फॉर्मूला है CuFeS2। तो इसमें पूछ रहा है कि कॉपर पायराइटिस का सांद्रण किससे करते हैं? देखिए कई स्टेजेस होती हैं जिससे हम लोग मेटल का एक्सट्रैक्शन करते हैं। अगर मैं मोटे मोटे तौर पे बात करूं तो मोटे मोटे तौर पे हम 5 स्टेजेस में या 5 स्टेप में हम लोग मेटलर्जी को परफॉर्म करते हैं। मेटलर्जी मतलब धातु क्रम होती है वो विधि जिससे हम धातु का एक्सट्रैक्शन करते हैं। सबसे पहला होता है क्रशिंग और ग्राइंडिंग, पीसना। इसमें हम क्या करते हैं? धातु को छोटे छोटे भागों में तोड़ लेते हैं ताकि उसमें रिएक्शन को फास्ट किया जा सके। फिर होता है इसका सांद्रण। तो सांद्रण हम लोग अलग अलग विधियों से करते हैं। सांद्रण के लिए हम लोग इस्तेमाल करते हैं झाग प्लावन विधि, झाग सागरण के लिए इस्तेमाल करते हैं चुंबकीय पृथक्करण विधि जिसको ग्रेविटेशनल सेपरेशन मेथड भी बोलते हैं, और मैग्नेटिक सेपरेशन मेथड का भी इस्तेमाल करते हैं। चुंबकीय पृथक्करण विधि, लीचिंग होता है, लेविगेशन होता है। ये सारी प्रोसेस जो होती है वो कंसंट्रेशन के अंतर्गत आती है, सांद्रण के अंतर्गत आती है। पर सांद्रण के लिए अलग अलग क्राइटेरिया होता है कि कौन सी विधि किस प्रकार के अयस्क के लिए इस्तेमाल की जाएगी। तो ध्यान दीजिएगा दोस्तों, अगर अयस्क में सल्फर उपस्थित है, या यूं बोले कि यदि सल्फाइड अयस्क है, अगर सल्फाइड अयस्क है, जैसा कि आप ये देख रहे हैं सल्फाइड अयस्क है, तो सल्फर इसमें उपस्थित है, ये सल्फर है आपका, सल्फाइड अयस्क है ये। तो सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हमेशा किया जाता है झाग प्लावन विधि से। ये बड़ा पॉपुलर क्वेश्चन है, अक्सर कंपटीशन में आता है, इस बात को बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा कि सल्फाइड अयस्क का सांद्रण हमेशा किससे किया जाता है? झाग प्लावन विधि, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। इस विधि के द्वारा, इस विधि में होता क्या है जैसे मैं ब्रीफ में बताऊं तो पीसे हुए अयस्क में क्या करते हैं हम लोग? पानी में उसको डिसॉल्व करते हैं अयस्क को, और उसके बाद उसमें टर्पेंटाइन ऑयल या तारपीन का तेल मिला देते हैं। फिर तेज वायु की धार जो है प्रवाहित की जाती है, स्ट्रीम ऑफ एयर इसमें पास करते हैं, जिससे बबल्स बनते हैं, झाग बनता है, और उस झाग के थ्रू क्या होता है? जो धातु होती है वो झाग के साथ ऊपर आ जाती है और इंप्योरिटीज जो होती है वो नीचे बैठ जाती है। इसको हम लोग बोलते हैं झाग प्लावन विधि। तो झाग प्लावन विधि मुख्यतः किस प्रकार के अयस्कों के लिए इस्तेमाल की जाती है? तो झाग प्लावन विधि मुख्यतः सल्फाइड अयस्कों के लिए इस्तेमाल की जाती है। तो इसमें जो आंसर होता वो पहला वाला आंसर सही होता जो इसमें लिखा है झाग प्लावन विधि या फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड। दूसरा दे रहा है विद्युत चुंबकीय विधि। विद्युत चुंबकीय विधि इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक मेथड हम वहां इस्तेमाल करते हैं जिसमें हमको इलेक्ट्रोलाइसिस की प्रोसेस के द्वारा क्या करना पड़ता है? उसको ब्रेक डाउन करना पड़ता है। और तीसरा है घनत्वीय पृथक्करण विधि या ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का उपयोग हम वहां करते हैं जहां पर कि आपका जो इंप्योरिटीज है और धातु जो है उनके बीच में जो डेंसिटी जो होती है, जो घनत्व होता है, उनका अंतर बहुत ज्यादा होता है। तो हम लोग क्या करते हैं? गुरुत्वीय पृथक्करण विधि, ग्रेविटी सेपरेशन मेथड का इस्तेमाल करते हैं। इस विधि में करते क्या है हम लोग? हम जो पीसे हुए अयस्क को क्या करते हैं? पानी की एक धार के साथ, पानी बहता रहता है उसमें इसको डाल देते हैं। तो जो इंप्योरिटीज होती है, मिट्टी वगैरह होती है, वो क्या होती है? बह के आगे निकल जाती है हल्की होने के कारण, और धातु जो होती है वो पीछे रह जाती है। और इस प्रकार से उस मेथड को हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटी सेपरेशन मेथड। ग्रेविटी के थ्रू उसको सेपरेट करना जो होता है। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये आपको समझ में आया होगा ये क्वेश्चन का सॉल्यूशन या आंसर, कि इस सल्फाइड अयस्क का सांद्रण किससे किया जाता है? झाग प्लावन विधि या फ्लोथ फ्लोटेशन मेथड से किया जाता है। अब आते हैं दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन ये बोल रहा है, हम 15वें क्वेश्चन, ये मैंने 14वां क्वेश्चन में डिस्कस किया आपके सामने। ये जो था 14 क्वेश्चन था। इससे पहले जो मैंने पोर्टलैंड सीमेंट वाला क्वेश्चन डिस्कस किया था वो 13वें नंबर वाला क्वेश्चन था। अब हम लोग आ रहे हैं क्वेश्चन नंबर 15 पे। क्वेश्चन नंबर 15 डिस्कस कर रहे हैं। क्वेश्चन नंबर 15 ये बोल रहा है कि निम्न में से कौन कार्बोलेट आयन का उत्तम संरचना प्रस्तुत करता है? विच ऑफ द फॉलोइंग रिप्रेजेंट द मोस्ट सुटेबल स्ट्रक्चर ऑफ कार्बोक्सिलेट आयन? कार्बोक्सिलेट आयन होता क्या चीज है? कार्बोक्सिलेट आयन की अगर बात करूं तो यह है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फॉर्मूला,
ये है कार्बोक्सिलिक एसिड का जनरल फार्मूला, ये RCOOH, ये कार्बोक्सिलिक ग्रुप है जो CO है, उसके साथ हमने R लगाया है, ये एक अल्काइल ग्रुप है। जब आप इसको डिसोसिएट करेंगे, जब आप इसको तोड़ेंगे तो ये कैसे में टूटेगा, RC डबल बॉन्ड O माइनस, ये वाला बॉन्ड टूटेगा यहां से O और H का, ये इधर चला जाएगा और ये प्लस H प्लस बाहर निकल जाएगा। तो इसी H प्लस के बाहर निकलने के कारण क्या होता है, कार्बोक्सिलिक एक एसिड होता है क्योंकि ये प्रोटॉन का दान कर रहा है। इस आयन को हम लोग बोलते हैं कार्बोक्सिलेट आयन, ये कहलाता है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। अब ये जो कार्बोक्सिलेट आयन है ये अनुनाद के द्वारा स्थायित्व को प्राप्त करता है। अब ये कैसे अनुनाद करता है मैं नीचे आपको रिएक्शन में मतलब अनुनाद करके दिखा रहा हूं। RC डबल बॉन्ड OO माइनस, ये है आपका कार्बोक्सिलेट आयन। इसमें होगा क्या कि ये वाला पाई बॉन्ड, मैंने आपको पिछले कुछ डिस्कशन में बताया था कि जब सिग्मा और पाई जब दोनों बंद होते हैं उसमें से पाई बंद जो होता है वो वीक बंद होता है, और जब भी अगर मान लीजिए ऑप्शन मिले आपको सिग्मा और पाई दोनों बंद उपस्थित हैं और किसी एक को तोड़ना है तो आप कौन से बंद को तोड़ेंगे, आप हमेशा पाई बंद को तोड़ेंगे। तो ये पाई बंद जहां डबल बॉन्ड है ये टूटेगा, और जब बंद टूटता है तो बंद हमेशा उस परमाणु की ओर चले जाता है जिसकी विद्युत ऋणात्मकता ज्यादा होती है। तो विद्युत ऋणात्मकता किसकी ज्यादा है, ऑक्सीजन की ज्यादा है, तो ये ऑक्सीजन के साइड में चला जाएगा, ये ऐसा करके इधर चला जाएगा। तो ऐसा करने के बाद अब ये दिखेगा कैसे, ध्यान दीजिएगा। अब ये इस प्रकार से करने के बाद में ये इस टाइप से कुछ दिखेगा। RC यहां पे आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज और O यहां आ जाएगा नेगेटिव चार्ज, और यहां पे पहले से ही नेगेटिव था यहां पे। अब ये पॉजिटिव और ये नेगेटिव मिलके क्या करेंगे, एक बॉन्ड बना लेंगे। तो ये स्ट्रक्चर अब कैसा मॉडिफाई हो जाएगा, यहां से अगर हम लोग आगे चलते हैं तो ये बना लेगा RC डबल बॉन्ड O और O माइनस। ये जो बना है ये इंटरमीडिएट है, इंटरमीडिएट, ठीक। और ये पहला स्ट्रक्चर है और उसी का ये दूसरा रेजोनेटिंग स्ट्रक्चर है, अनुनाद कर गया। अनुनाद में होता क्या है, या तो पाई बंद और या तो आयन अपना एक एटम से दूसरे एटम में क्या करते हैं, शिफ्ट करते हैं या चले जाते हैं। तो आपने देखा यहां से अभी डबल बॉन्ड इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच था, तो यहां पे डबल बॉन्ड अब इस कार्बन ऑक्सीजन के बीच में आ गया, और निगेटिव चार्ज पहले नीचे वाले ऑक्सीजन पे था, अब निगेटिव चार्ज ऊपर वाले ऑक्सीजन पे आ गया, पर नंबर ऑफ एटम बॉन्ड और आयंस दोनों में बराबर हैं। तो ये इसकी अनुनादी संरचना बनती है। तो कार्बोक्सिलेट जो आयन है, ये जो बना है, वो इस प्रकार से अनुनाद कर जाता है। अब आप देख रहे हैं कि ये जो नेगेटिव चार्ज है वो दो ऑक्सीजन एटम के ऊपर जा रहा है। तो जब हम इसका एवरेज निकालेंगे, जब इसका एवरेज निकालेंगे, जिसको हम लोग हाइब्रिड स्ट्रक्चर बोलते हैं, ध्यान दीजिएगा, मैं यहां पे अभी दोनों का मिला के एवरेज निकालूंगा, तो मैं RC सिंगल बॉन्ड O सिंगल बॉन्ड O, क्योंकि दोनों में सिंगल सिंगल बॉन्ड तो थे ही थे। अब जो पाई बॉन्ड है वो दोनों में माइग्रेट कर रहा है, तो उसको मैं इस प्रकार से डॉटेड लाइन से दिखाऊंगा। डॉटेड का मतलब है कभी इधर भी आ सकता है टूट के, कभी इधर भी आ सकता है टूट से। अब दो एटम के बीच एक नेगेटिव चार्ज मूव कर रहा है, तो पर ऑक्सीजन एटम, प्रत्येक ऑक्सीजन एटम पे कितना चार्ज आएगा, तो वो आएगा आपका -12 इस टाइप से। या चूंकि यह आंशिक चार्ज आ रहा है, चार्ज कभी आधा नहीं आता, चार्ज आएगा तो पूरा आएगा, होल नंबर में आएगा, या तो 1 या तो 2 या तो 3 या तो 4। तो इसको हम लोग किस प्रकार से रिप्रेजेंट कर सकते हैं, इसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं इस प्रकार से भी, डेल्टा निगेटिव डेल्टा निगेटिव। डेल्टा लगाने का मतलब ये स्मॉल डेल्टा है, और ये जो होता है ट्रायंगल, इसको हम लोग अपने केमिस्ट्री में जो ऐसा त्रिभुज बनाते हैं, ये हमारा बड़ा डेल्टा कहलाता है। और जब स्मॉल चेंज को दिखाना होता है तो हम इस प्रकार से छोटे डेल्टे से उसको रिप्रेजेंट करते हैं। तो अब आप देख रहे हैं, अगर आप गौर से देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये जो निगेटिव चार्ज है वो आंशिक रूप से या तो कभी इसके ऊपर आएगा या तो कभी इसके ऊपर आएगा। तो जो बेस्ट ऑप्शन था कि कार्बोक्सिलेट आयन की उत्तम संरचना, ध्यान दीजिएगा, बोल रहा है उत्तम संरचना, बेस्ट तरीका क्या है, बेस्ट मेथड क्या है उसको रिप्रेजेंट करने का, तो ये या तो इस प्रकार से ऑप्शन दिया होता तो ये सही था बिल्कुल, और या तो इस प्रकार से आंसर दिया होता। तो इसमें अगर मैं स्ट्रक्चर में देखूं तो एक में क्या दे रहा है, एक में पॉजिटिव कर रहा है, इसको निगेटिव कर रहा है, वो गलत है। दोनों में निगेटिव है, सेकंड ऑप्शन ये सही है,
तीसरे में दोनों में पॉजिटिव कर रहा है, पॉसिबल नहीं है, और तीसरे में इसको पॉजिटिव इसको निगेटिव कर रहा है, वो भी सही नहीं है। तो इसमें ऑप्शन सही होता बी वाला, मतलब 15वें क्वेश्चन का आंसर सही होता बी, और वो उसका ये स्ट्रक्चर बनता। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये सारी चीजें आपको समझ में आई होगी। ये मैंने क्वेश्चन नंबर 15 आपके साथ डिस्कस किया कि कार्बोक्सिलेट आयन की संरचना किस प्रकार से बनती है। तो ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, उम्मीद करता हूं ये सारी चीजें आपको समझ में आ गई होंगी। अब चलते हैं दोस्तों इसके आगे के क्वेश्चन पे, मतलब अब मैं आ रहा हूं क्वेश्चन नंबर 16 पे। क्वेश्चन नंबर 16 पे आ रहा हूं मैं, और क्वेश्चन नंबर 16 की बात करें इस सेट ए के पेपर 2017 के एसीएफ के, वो लिख रहा है कि एक सहबहुलक बनता है जब, एक सहबहुलक बनता है जब अ कोपॉलीमर इज फॉर्म व्हेन। तो कोपॉलीमर, अब ये पॉलीमर जो होते हैं उसमें दो प्रकार के पॉलीमर होते हैं संरचना के आधार पर, एक होता है होमोपॉलीमर और एक होता है कोपॉलीमर। तो क्या डिफरेंस होता है दोनों में, होमोपॉलीमर और कोपॉलीमर में? ध्यान दीजिएगा, जब होमोपॉलीमर वो पॉलीमर होता है या उसमें एक ही प्रकार के मोनोमर्स या एकलक होते हैं जिनसे वो मिलके बनता है। मतलब जैसे मैंने n मोल ए के ले लिए और इससे ये बन गया होल n, ये बन गया पॉलीमर। तो जब ऐसा पॉलीमर बनता है तो ऐसा पॉलीमर क्या कहलाता है आपका? होमोपॉलीमर। तो होमोपॉलीमर की कंडीशन ये है कि जब एक ही प्रकार के एकलक, व्हेन सेम टाइप ऑफ मोनोमर कंबाइंड, और कोपॉलीमर वो होता है जिसमें दो या दो से अधिक डिफरेंट टाइप के मोनोमर मिलके पॉलीमर का निर्माण करते हैं। मतलब कैसे, मैंने ले लिया n मोल ऑफ A प्लस n मोल ऑफ B, सपोज कीजिए मैंने ऐसे ले लिया, और ये दोनों कंबाइंड होके AB का होल n हो गया। तो ये भी पॉलीमर है, ये भी पॉलीमर है, पर अब ये क्या है? कोपॉलीमर हो जाएगा, सहबहुलक हो जाएगा। कोपॉलीमर का मतलब होता है जब दो भिन्न मोनोमर आपस में क्रिया करके बहुलक का निर्माण करते हैं। तो ऐसे बहुत सारे हमारे उसमें केमिस्ट्री में ऐसे कोपॉलीमर है। जैसे हम बात करते हैं बेकेलाइट की, बेकेलाइट एक प्रकार का प्लास्टिक है जो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड के मिलने से बनता है। तो फिनॉल और फॉर्मल्डिहाइड दो अलग अलग प्रकार के एकलक हो गए, और उनके कॉम्बिनेशन से, उनके मिलने से इस प्रकार का पॉलीमर बनेगा जो कि कोपॉलीमर की कैटेगरी में आएगा, सहबहुलक की कैटेगरी में आएगा। और जैसे हम पॉलीथीन की बात करते हैं जो आपके सिलेबस में भी था, तो पॉलीथीन जो है वो होमोपॉलीमर है क्योंकि उसमें एक ही प्रकार का एकलक होता है जो कि आपका होता है इथिलीन। तो इथिलीन के पॉलीमराइजेशन से बनता है आपका पॉलीथीन जो कि कोपॉलीमर है, और होमोपॉलीमर है, और जो कोपॉलीमर होगा उसमें दो भिन्न प्रकार के एकलक होंगे। तो उम्मीद करता हूं आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा सॉल्यूशन। तो इसमें जो ऑप्शन सही होता, पहला ऑप्शन दे रहा है दो समबहुलक आपस में क्रिया करते हैं, गलत। दूसरा है दो या दो से अधिक विभिन्न प्रकार के एकलक आपस में क्रिया करते हैं, यस। दो या दो से अधिक, मैंने दो लिया, दो से अधिक भी हो सकते हैं, पर मिनिमम 2 और मैक्सिमम तो कितने भी हो सकते हैं। तो उससे अधिक एकलक जब आपस में क्रिया करेंगे तो उनसे जब बनेगा मोनोमर ए पॉलीमर, तो वो आपका कहलाएगा कोपॉलीमर। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये क्वेश्चन भी आपको समझ में आया होगा। तो क्वेश्चन नंबर 16 का जो आंसर सही होता वो होता आपका बी ऑप्शन करेक्ट होता। अब आते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 17 में। क्वेश्चन नंबर 17 को अगर हम डिस्कस कर रहे हैं तो क्या बोल रहा है क्वेश्चन नंबर 17, वो देखते हैं हम लोग। तो अब हम लोग आ गए हैं क्वेश्चन नंबर 17 में, और ये बोल रहा है तेल और वसा है, ऑयल एंड फैट्स आर। तो देखिए ये भी फैक्ट है, ये डेफिनेशन है कि जो ऑयल और जो फैट होता है वो बेसिकली ग्लिसरॉल के ट्राई एस्टर होते हैं। ग्लिसरॉल क्या होता है पहले मैं आपको लिख दूं। ग्लिसरॉल जो होता है वो CH2OH, CHOH और CH2OH, ये कहलाता है आपका ग्लिसरॉल। ये है ग्लिसरॉल, और इस ग्लिसरॉल की रिएक्शन आप कराते हैं किसी हायर फैटी एसिड से। मैं उसको R के टर्म में लिख दे रहा हूं, RC डबल बॉन्ड OOH, RC डबल बॉन्ड OOH और RC डबल बॉन्ड OOH। मैंने 3 मोल एसिड के ले लिए, ग्लिसरॉल लिया और ये एसिड लिया। ये एसिड क्या है? हायर
मॉलिक्यूलर वेट का है, मैं शॉर्ट में लिख दे रहा हूं MW, मतलब ये उच्च अणुभार वाला है। जैसे कि पामेटिक एसिड हो गया, है ना, तो ये पामेटिक एसिड में जैसे C15H31, मतलब R की वैल्यू बहुत ज्यादा होगी, वैसे 15 कार्बनों का बड़ा सा ये होगा। तो ये जब दोनों क्रिया करेंगे, मतलब ग्लिसरॉल और हायर मॉलिक्यूलर वेट वाला एसिटिक एसिड जो है वो अगर क्रिया करेगा, तो यहां से क्या होगा, वाटर मॉलिक्यूल डिपार्ट कर जाएगा। तो वाटर मॉलिक्यूल तीनों से निकलेगा। जैसे मैं यहां से निकालूं तो ये यहां से जाके ये H, इसका H, इसका OH, इसका H और इसका OH इस टाइप से, और इसका H और इसका OH, तीनों निकल गए यहां से और ये आपस में जुड़े। तो कैसा दिखेगा, यहां से CH2O और यहां से आ जाएगा C डबल बॉन्ड OR, फिर यहां से आएगा CHO C डबल बॉन्ड OR और यहां आ जाएगा CH2O C डबल बॉन्ड OR। ये उलट गया, ये जुड़ गया, ये आपका बन गया ट्राई एस्टर। ये है आपका ईस्टर, क्योंकि जब इसमें आप देखेंगे ग्लिसरॉल बेसिकली कौन से क्रियात्मक समूह के साथ है, अल्कोहलिक, और एसिड में तो कार्बोक्सिलिक ग्रुप है। आपने पढ़ा होगा कि जब अल्कोहल और एसिड आपस में क्रिया करते हैं तो बनता है ईस्टर, जिसको बोलते हैं एस्टरीकरण की अभिक्रिया, एस्टरिफिकेशन, और बाई प्रोडक्ट क्या बनेगा, 3 मोल H2O बन जाएंगे यहां पे, जो मैंने नहीं दिखाया। तो ये बेसिकली ईस्टर बना। चूंकि 3 मोल से बन रहा है तो ये क्या हो जाएगा आपका ट्राई ईस्टर, और ये बना किससे है, ग्लिसरॉल से। तो ये है ग्लिसरॉल का ट्राई ईस्टर, ये ग्लिसरॉल का एक ट्राई ईस्टर है, और यही आपका क्या है, ऑयल है या आपका फैट है। तो ग्लिसरॉल का ट्राई ईस्टर जो होता है वो ऑयल और फैट होता है। तो 17वें क्वेश्चन के अगर मैं ऑप्शन की बात करूं तो 17वें क्वेश्चन में दे रहा है ग्लिसरॉल का डाइएस्टर, नहीं गलत है ये, ग्लिसरॉल का ट्राइएस्टर, यस यही सही है। फिर भी ऑप्शन और देख लेते हैं, ग्लिसरॉल का डाइएस्टर, सॉरी ग्लाइकॉल का डाइएस्टर, और फिर ग्लिसरॉल का मोनोएस्टर। तो ग्लाइकॉल क्या होता है, ग्लाइकॉल ये होता है CH2OH, CH2OH, ये ग्लाइकॉल है 2 अल्कोहलिक ग्रुप वाला, और ग्लिसरॉल जो होता है वो 3 अल्कोहलिक ग्रुप वाला होता है। तो ग्लिसरॉल और ग्लाइकॉल, तो ग्लिसरॉल से बनता है, ग्लाइकॉल से नहीं बनता है। तो ध्यान दीजिए, बड़ा कंफ्यूजन होता है ग्लाइकॉल ग्लिसरॉल नाम में। तो ये है ग्लाइकॉल और ये है ग्लिसरॉल। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों ये समझ में आया होगा। तो ग्लिसरॉल का ट्राई एस्टर ही कहलाता है आपका ऑयल या फैट, और वो रिएक्शन क्या होती है मैंने थोड़ा और डिटेल में आपको बता दिया। तो ये रिएक्शन करके भी आपको दिखा दी ताकि आपको ये समझ में आए कि ये क्या है। अब चलते हैं दोस्तों थोड़ा सा और आगे, और अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में, और वो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका क्वेश्चन नंबर 18। अब हम लोग 18वें क्वेश्चन पे आ रहे हैं, और 18वें क्वेश्चन को हम लोग डिस्कस करने वाले हैं कि क्या होगा 18वां क्वेश्चन। तो अब आ रहे हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 18 में। क्वेश्चन नंबर 18 ये बोल रहा है कि लंबी श्रृंखला युक्त मोनोकार्बोक्सिलिक अम्ल के सोडियम या पोटेशियम लवण कहलाते हैं। ठीक है, सोडियम एंड पोटेशियम सॉल्ट ऑफ लॉन्ग चेन ऑफ मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड आर कॉल्ड। अभी देखिए, अभी आपने लंबी चेन वाला मोनोकार्बोक्सिलिक एसिड देखा था, जैसे हमने RCOH देखा था अभी मैंने एस्टर बनाते के समय। यही लंबी चेन वाला अगर एसिड किसी क्षार के साथ क्रिया कर ले तो उससे जो लवण बनेगा वही कहलाता है साबुन। ध्यान दीजिएगा, तो इसमें आंसर सही होता साबुन। अब रिएक्शन क्या होती, यहां भी आप देख रहे हैं RC डबल बॉन्ड OOH, और इसकी रिएक्शन करा दी NaOH के साथ या KOH के साथ। तो अभी मैं NaOH के साथ करा रहा हूं, तो यहां क्या बन जाएगा RC डबल बॉन्ड OONA, और साथ में सह-उत्पाद बनेगा पानी। मतलब यहां से आपका H और यहां से OH इस टाइप से वाटर मॉलिक्यूल बना के निकल जाएंगे, और ये Na इसके साथ में आके अटैच हो जाएगा और वो इसमें जुड़ जाएगा, और वो इस प्रकार से रिएक्शन करके बना लेगा। तो वो जो है वो कहलाएगा आपका सॉल्ट। ये सॉल्ट बना, पर यही क्या है आपका सोप है, क्योंकि ये हायर फैटी एसिड है।
ये एसिड है पर इसका R का वैल्यू बहुत बड़ा होगा, R जो होगा C15H31 इस टाइप से होगा, ये पामेटिक एसिड और बड़े एसिड के साथ होगा। तो ये जो है आपका उच्च वसीय अम्ल है। तो उच्च वसीय अम्ल का जो सोडियम लवण होगा या पोटेशियम लवण होगा वही क्या कहलाता है, सोप कहलाता है। तो फिर दोनों में अंतर क्या है, ये मैंने अभी NaOH के साथ कराया तो ये बना, अगर मैं यही रिएक्शन KOH के साथ करा दूंगा तो यहां पे RC डबल बॉन्ड OOK बन जाएगा और प्लस H2 बनेगा, ये भी आपका सोप है। पर इन दोनों में बेसिक डिफरेंस क्या है, ये जो सोप है ये हार्ड सोप होता है, मतलब अगर सोडियम लवण वाला साबुन है तो वो कहलाएगा आपका कठोर साबुन, और जो पोटेशियम लवण वाला है ये कहलाएगा आपका माइल्ड सोप या मृदु साबुन। तो दोनों में अंतर भी ध्यान रखिएगा। वैसे तो पूछा नहीं है पर आपको एडिशनल इंफॉर्मेशन में दे दे रहा हूं कि अगर मान लीजिए उच्च वसीय अम्लों के सोडियम लवण होंगे तो वो कठोर साबुन कहलाएंगे, और उच्च वसीय अम्लों के पोटेशियम लवण होंगे तो वो मृदु साबुन या माइल्ड सोप कहलाएंगे। पर रहेंगे दोनों सोप ही, क्योंकि सोप की डेफिनेशन यही है कि उच्च वसीय अम्लों की अगर क्षार के साथ क्रिया कराएंगे तो सोडियम या पोटेशियम लवण बनते हैं। अब इन दोनों का इस्तेमाल कहां होता है, एक थोड़ी सी और एडिशनल इंफॉर्मेशन आपको यहीं पे दे दूं कि जो हार्ड सोप होता है, जो कठोर साबुन होता है, उसका इस्तेमाल जनरली कपड़े धोने में किया जाता है, वॉशिंग क्लोथ्स में, और जो माइल्ड सोप होता है, मृदु साबुन होता है, उसका इस्तेमाल जो होता है वो नहाने में। तो जितने भी बाथिंग सोप होते हैं वो पोटेशियम लवण होते हैं, और जितने भी कपड़ा धोने वाले सोप होते हैं वो सोडियम लवण होते हैं। तो उम्मीद करता हूं दोस्तों आपको ये सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी। तो इस लेक्चर में मैं अभी इतने ही क्वेश्चन को डिस्कस करूंगा। अब हम लोग जो नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे तो इसके आगे कंटिन्यू करके कुछ और क्वेश्चनों को आपके साथ डिस्कस करेंगे। तो इस वीडियो को जरूर देखिएगा और इसका लाभ उठाइएगा। तब तक के लिए धन्यवाद, थैंक यू।